सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा से ई पाठशाला के चैनल पे। पार्ट 4 में हम ई पाठशाला चैनल पे मेरे साथ आप देख रहे हैं एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, हिंदी में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। वीडियो का चौथा पार्ट है, यानी कि इसके रिगार्डिंग में हमने और भी पार्ट जो हैं वो कर लिए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना ये चाहता हूँ कि वीडियो की शुरुआत कहाँ से हो रही है। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया था कि देखो, जो आपका रोमन एम्पायर था, जो रोमन साम्राज्य था, वो कुछ ऐसा था कि ज़ीरो से अगर हम लोग 500 कुछ साल पीछे जाते हैं, 509 ईयर्स अगो, 509 साल, तो इतने टाइम पीरियड पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो रोमन साम्राज्य में कहीं ना कहीं 27 BCE से पहले इस टाइम पीरियड पे पूरा का पूरा जो रोमन एम्पायर था वो रोमन रिपब्लिक था। रिपब्लिक बोले तो उस टाइम पीरियड पे कुछ भी चलता था तो ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होता था, थोड़ा बहुत सीनेट्स की पावर थी, लॉ बनाए जाते थे तो सीनेट्स के द्वारा। इस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो सीनेटर्स थे उनकी पावर काफ़ी अच्छी थी। लेकिन 27 BC से लेके अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, 14 AD तक जाऊँ, तो ये टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पे हेड ऑफ द अथॉरिटी किंग था, और ये कहा जाता था कि सारा का सारा कंट्रोल राजा के हाथ में ही रहेगा, और काफ़ी लंबे समय तक ये कंट्रोल राजा के हाथ में चला गया। कंट्रोल चला गया। देन फाइनली हमने ये देखने की कोशिश करी कि एक टाइम ऐसा आया था जिसे हम 3rd सेंचुरी क्राइस बोलते हैं। 3rd सेंचुरी क्राइस में हम देखेंगे कि 201 से लेके 301 का टाइम पीरियड, ये था 3rd सेंचुरी क्राइसिस, तीसरी शताब्दी का संकट। ये टाइम पीरियड में हमने देखा कि रोमन एम्पायर के अंदर काफ़ी व्यवस्था ऐसी हुई कि रोमन एम्पायर का इलाका जो कैप्चर किया गया था तीनों कॉन्टिनेंट में, वहाँ धीरे धीरे छूटना चालू हो गया था। उसके बाद ये सारा का सारा टाइम पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा टाइम पीरियड था अर्ली रोमन एम्पायर। अब दोस्तों, क्योंकि एक कम से कम हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो नाना करके भी तो मैं कहूँ 600 साल 700 साल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इन 600-700 सालों के बाद जब रोमन एम्पायर थोड़ा छोटा हो गया तो उसके बाद उस टाइम पीरियड पे भी रोमन में कई राजा आए, तो उसको हम बोलते हैं लेट रोमन एम्पायर। अब लेट रोमन एम्पायर जो था वो हमें समझना होगा कि लेट रोमन एम्पायर के अंदर क्या था, वो भी हम समझेंगे आगे जाके। लेकिन इस वीडियो के पार्ट में 600-700 सालों के अंदर किस तरीके की संस्कृति थी, किस तरीके का कल्चर था, लोग कौन सी भाषा बोलते थे, बिजनेस कैसा था, इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी थी, राजा के टाइम पीरियड पे क्या लोग पढ़े लिखे थे या नहीं थे, एवरीथिंग वी विल फाइंड इन दिस वीडियो। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है। आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ईपी फैमिली के साथ तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ई पाठशाला का टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं। शुरुआत होती है यहाँ से एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के बारे में, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था के अंदर जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारा सांस्कृतिक विकास, सामाजिक में कह रहा हूँ सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास में अगर हम बात करें तो हमारे पूरे के पूरे रोमन एम्पायर के अंदर न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम था कि बच्चे की शादी होगी, शादी होने के बाद बेटा जो होगा वो परिवार के साथ नहीं रहेगा। जब वो अडल्ट हो गया, शादी हो गया, तो उसको अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ेगा। पेरेंट्स से अलग होकर ही रहना यहाँ पे एक सिस्टम माना जाता था। मेन बात ये है कि वयस्क भाई जो है, ऑफकोर्स जो घर की प्रॉपर्टी है, कॉमन हाउस होल्ड है, उसके शेयर का हिस्सा उसके पास रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, वो रहता था, वो अच्छी बात है। स्लेव वॉज इंक्लूडेड इन दिस फैमिली। इवन स्लेव्स में भी ये देखा गया कि अगर आप स्लेव हैं, गुलाम हैं, तो प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोमन एम्पायर के अंदर ऐसा बहुत बार देखा गया था कि लोग स्लेव जो होते थे उनको पढ़ाने लिखाने तक की परमिशन भी जो इनको खरीदता था वो रख लेता था। मान लो मैंने रोमन एम्पायर का मैं राजा हूँ, रोमन एम्पायर के अंदर मैंने किसी को खरीद लिया, अब मान लो मुझे उसको पढ़ाने का मन कर रहा है, तो क्या मैं नहीं पढ़ा सकता? ऑफ कोर्स मैं पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सिस्टम भी था कि अगर वो पढ़ा सकते हैं तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एक ये वाला सिस्टम। दूसरी बात करते हैं वुमेंस के बारे में। तो वुमेंस भी जो थी यहाँ पे
काफ़ी अच्छे तरीके से लीगल राइट्स का एंजॉयमेंट करती थी। एग्जाम्पल के लिए फादर का अगर कोई लड़का नहीं है तो प्रॉपर्टी का हिस्सा बेटी को मिल जाता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि कानून का प्रबंध चलो कुछ अच्छी तरीके से रोमन एम्पायर के अंदर था। हमारे इंडिया के अंदर नहीं था कि बेटे को ही गद्दी मिलेगी, बेटी को गद्दी नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी हमारे इंडिया में, पर यहाँ ठीक था। विवाह के नियम काफ़ी अच्छे थे, अरेंज मैरिज भी होती थी यहाँ पे। अरेंज मैरिज के लिए मान लीजिए कि वुमेन्स को अरेंज मैरिज में वुमेन जो है वो भाई उसको नहीं जम रहा अपने पति के साथ तो डिवोर्स ले सकती है। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता था, हमारे इंडिया के अंदर सिस्टम ही अलग था। हमने कहा कि अगर किसी लड़की की शादी 13 साल की उम्र में हो गई है, 14 साल की उम्र में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ऑफकोर्स उसको साथ में जला दिया जाता था। तो ये बहुत बुरा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये एक अच्छी बात है कि मैन एंड वुमेन के साथ डिवोर्स का सिस्टम ठीक ठाक था। वुमेन्स जो थी रिमेन्ड अ प्राइमरी हायर ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर द मैरिज। मेन बात आता है कि वुमेन्स को इम्पोर्टेंट था यहाँ पे कि शादी के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा में लड़की की भागीदारी होगी। हमारे इंडिया में तो सिर्फ कागजी पत्रों के अंदर है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पे दी जाती थी। दूसरी बात, वुमेन्स का डोमिनेंस घर के अंदर नहीं देखा जाता था। वुमेन्स के ऊपर हस्बैंड जो है डोमिनेंस करते थे, यानी कि मार पिटाई। वुमेन्स जो है काफ़ी बार मारी पीटी गई जाती थी घरों के अंदर, तो ये देखा गया है। वुमेन्स कुड बिकम द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर आफ्टर द फादर्स डेथ। ये तो हमने पढ़ लिया कि फादर के डेथ के बाद ऐसा होता था। सेंट ऑगस्टाइन ने भी अपनी बायोपिक के अंदर, अपनी बुकों के अंदर लिखने की कोशिश करी थी, जो उस टाइम पीरियड पे बहुत बड़े बिशप्स हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि सही मायने में रोम के अंदर मेरी जो मदर थी उनके साथ भी ऐसा ही होता था। तो उसने बताया ही वॉज अ बिशप ऑफ नॉर्थ अफ्रीका सिटी ऑफ हिप्पो फ्रॉम 396 AD की बात हो रही है, ठीक है। ये 0 से 300 साल आगे जाओगे जब की बात हो रही है। ही वॉज एट द हाईएस्ट पोस्ट इन द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द चर्च। याद रखना, सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं पॉप, ऐसे आप समझ लीजिएगा। चर्च के जो मालिक होते हैं उनकी भी कुछ क्राइटेरिया होती है, आई होप आपको पता होना चाहिए। ये कहीं बुकों के अंदर मेंशन नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो चर्च के मालिक होते हैं वो होते हैं पॉप। पॉप के बाद जो होते हैं वो होते हैं बिशप्स, और उसके बाद उनके नीचे जो होते हैं वो होते हैं क्लर्जी। ओके, इस तरीके से जो फादर्स की कैटेगरी हैं वो भी डिवाइड होती थी यहाँ पे। तो ये बिशप्स थे, चर्च के मालिक थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते थे। बिशप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड वेरी पावरफुल ग्रुप। तो ये भी एक अच्छी बात है, इसने इसके बारे में बताया था। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो रोमन एम्पायर के अंदर क्या लोग पढ़े लिखे होते थे, क्या लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाई जाती थी? इंडिया के अंदर आज की डेट में भी लिटरेसी रेट उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए वुमेन्स का। इंडिया के अंदर तो मैं खास बता दूं, बाहर का तो नहीं कह सकता। केरला के अंदर काफ़ी अच्छा है हमारे इंडिया में। भारत में, बिहार में स्थिति सबसे नाजुक मानी जाती है। क्या रोमन एम्पायर के अंदर पढ़ाई लिखाई थी? ऑफकोर्स पढ़ाई लिखाई होगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भाषाएं बोली जाती थी, रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, तो पढ़ाई लिखाई का होना तो कंपलसरी है। सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जाते होंगे, क्या विषय होते होंगे, पेपर होता होगा कि नहीं होगा, कंपार्टमेंट आती होगी कि नहीं आती होगी, हमें इसके बारे में नहीं जानना है। लेकिन हमें इतना जानना है कि हाँ ऑफकोर्स वहाँ पे आर्मी को और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे, उनको पढ़ने के लिए बोला जाता था, क्योंकि भाई थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स तो इनको भी रखने होते हैं ना, इसीलिए। कैजुअल लिटरेसिटी एग्जिट एंड इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तो थी वहाँ पर, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वेरी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था इतिहास के बारे में कि रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने के लिए हमें कॉइन्स मिले थे, हमें सालों का लिखा हुआ रिकॉर्ड्स मिला था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें बताई गई थी वो बताई गई थी कि दीवारों के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ हमें मिल गया। उससे भी हमने ये देख लिया कि हाँ ये लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे। यार रिकॉर्ड्स अगर कोई रख रहा है तो रिकॉर्ड्स खामी खा क्यों रखेगा कोई, है ना। तो इसीलिए ग्राफिटी बोलते हैं इसको, कि दीवारों पर ग्राफिटी होता हुआ हमने देखा है यहाँ पर कि द वॉल इन द पोम्पोई एक जगह है रोम के अंदर, इटली के अंदर, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में हमें ग्राफिटी करता हुआ ऐसा मिला है। इस समय पता चलता है कि हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई यहाँ पे होती होगी। इसका ये डेटा नहीं मिला है हमें कि मतलब वुमेन्स कितना पढ़ती थी, मेंस कितना पढ़ती थी, ये कोई डेटा नहीं है। लेकिन आप नेट पे ढूंढोगे तो मे भी मिल जाएगा,
लेकिन इतना पता है कि हमें सैनिक, सैन्य अधिकारी और जो ऑफकोर्स थोड़े बहुत टैक्स वैक्स देने वाले लोग होते होंगे, समाज में समृद्ध ग्रुप होता होगा, ऑफकोर्स वो तो पढ़ा लिखा होता होगा। इसका प्रूफ हमें दीवारों पे लिखी हुई चीज़ों से समझ में आता है। तो ये अच्छी बात है, लोग पढ़े लिखे होते थे। अब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की देखने की बात करें तो हम तीनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ साम्राज्य, तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती होंगी और हो रही होंगी। तो रोमन एम्पायर के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी मात्राओं के अंदर बंदरगाह थे, खाने थी, खदानें थी, ईंट के बनाए हुए क्षेत्र थे, जैतून तेल का इस्तेमाल होने वाले कारखाने थे, और इवन सबसे ज़्यादा फाइन शराब अंगूरों से जो बनाई जाती है वो यहीं बनती थी, सबसे बड़ी मात्रा के अंदर यहीं बनती थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो ऑयल है, वाइन है, वीट है, ऑलिव ऑयल है, वो उस टाइम पीरियड पे दे कम फ्रॉम द स्पेन, उस टाइम पीरियड पे स्पेन से आता होगा। और उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इटली, इन सारी जगहों से हमें ऑलिव ऑयल, वाइन और गेहूं देखने को मिलता है, जो ऑफकोर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से व्यापार में लाया जाता होगा। स्पेनिश ऑयल, ऑलिव ऑयल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पीरियड पे 140 से 160 बीसी के टाइम पीरियड पे काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में तो स्पेन के अलावा इटली भी दूसरे हिस्सों में इसका बिजनेस करने लग गया था। तो इतना हमें समझना, इतना डिटेल्ड में तो नहीं समझना है, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लेना है कि इटली के अंदर ऑलिव ऑयल, गेहूं और वाइन जैसी चीज़ें जो थी बहुत बड़ी मात्रा में दूसरी कंट्री को सप्लाई की जाती थी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूं कि शराब और जैतून का तेल जो तरल पदार्थ है उसको एम्पोरा, एम्पोरा करके लिखा हुआ यहाँ पे एम्फोरा, इसके नामक कंटेनर में ले जाया गया था। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमें कहाँ पे मिला था, इटली में मिला था। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा के अंदर इसका बिजनेस होता होगा। और आज की डेट में भी सबसे बड़ी वाइन जो है मैंने आपको बताया वो वहीं मिलती है। स्पेनिश ऑयल जो है ऑफकोर्स जिस समय पे लाया जाता होगा, तो स्पेनिश ऑयल उस टाइम पीरियड पे डिजल 20 में लाया जाता था। तो डिजल 20 थोड़ा सा अलग है, आप ये देख सकते हैं, डिजल 20 इसे बोलते हैं। और ये है आपका एम्फोरा। एम्फोरा इटली के अंदर था, और स्पेन से अगर कुछ चीज़ लाई जाती होगी, ऑलिव ऑयल जैसी चीज़ें, तो वो डिजल 20 में लाया जाता था। तो जैतून के पत्तियों से बना हुआ तेल ऑफकोर्स आज की डेट में भी सबसे महंगा है। आप देख सकते हो कि नॉर्मल पंसारी कच्ची घनी का जो तेल होता है वो वैसे भी आसमान छू रहा है, और सोचे ऑलिव ऑयल की तो क्या कहने। तो उसकी खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में होती थी। तो 5th से 2nd सेंचुरी के बीच में अगर हम देखें तो टर्की, सीरिया, फ़लस्तीन वो मेजर एक्सपोर्टर थे वाइन के, ऑलिव ऑयल के। और ये कंटेनर उस टाइम पीरियड पे अफ्रीका से लाए जाते होंगे, और ऑफकोर्स मेडिटेरियन सी इसके आसपास के इलाकों में व्यापार करते होंगे सारे के सारे लोग इटली से। तो इतना हमें याद रखना है बस, बेसिकली, ज़्यादा नहीं। अब दूसरा है कि इतना बड़ा एम्पायर था, तो ऑफकोर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर भी होता होगा, क्योंकि एक तो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के आसपास का इलाका है, तो पानी से घिरा हुआ है, तो ऑफकोर्स होगा ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे इलाके इटली के अंदर, इटली, सिसिलिया, उसके बाद फेम्यून, गेली, बैजेंटाइन, दक्षिणी गोल, उसके बाद बैक्ट्रिया, ये सारे दक्षिणी स्पेन के इलाके, ये सारे काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं गेहूं जो है वो रोम को इंपोर्ट किया करते होंगे, या ऑफकोर्स रोम में आता होगा। उस टाइम पीरियड पे गैलीज करके वहाँ पे घनी खेती होती थी। स्पेनिश ऑयल जो है ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे बैंक ऑफ द रिवर जो है साउथ स्पेन के अंदर, वो यहाँ के आसपास के इलाकों में इसकी खेती करी जाती होगी, ठीक है, स्पेनिश ऑलिव ऑयल के पत्तों की, मतलब वही जैतून के पत्तों की। तो ये एक एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ फर्टिलाइज लैंड था। अब रोमन एम्पायर के लोग क्योंकि समुद्र का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या किया, वाटर इज़ अ रिसोर्स। आपको पता है आज की डेट में भी हम लोग पानी से बिजली बनाते हैं, पानी से हमारे नर्मदा रिवर पे, हुगली रिवर पे, कृष्णा रिवर पे हमने डैम्स बनाए हुए हैं। तो क्या ये लोग नहीं बनाएंगे, तो समुद्र के पास है, तो ऑफकोर्स ये लोग उनसे बिजली भी तैयार किया करते थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये कह सकते हो कि हाइड्रोलिक खादानें, सोने चांदी की स्पेनिश में, और क्या कहते हैं जल से चलने वाली मिल प्रौद्योगिकी, दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो ऑफकोर्स इनके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में थी। ये आपको आपकी बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे इससे बिजली बनाने का तरीका इनके पास था। तो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि बिजली तो खैर नहीं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल
किसी ना किसी शक्ति के रूप में तो ये लोग करते होंगे, तो ये एक अच्छी बात है। अब क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर बिजनेस हो रहा है तो ऑफकोर्स बैंकिंग सिस्टम तो होगा इनके पास। ऑफकोर्स एटीएम तो नहीं होगा, ना तो पैन कार्ड, ना तो फ़ोन पे, ना तो गूगल पे, लेकिन बैंकिंग सिस्टम था इनके पास, वो काफ़ी अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बैंकिंग सिस्टम थोड़ा बहुत एग्जिट करता था यहाँ पे, थोड़ी बहुत मात्रा में। दूसरा, क्योंकि अब इतना बड़ा रोमन एम्पायर है, जहाँ हमारे इंडिया के अंदर मुग़लों के टाइम पीरियड पे गुलामों की ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या इस टाइम पीरियड पे गुलामों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? ऑफकोर्स 200% इस टाइम पीरियड पे गुलामों की ज़रूरत पड़ती थी। गुलाम जो थे एंशिएंट रोमन वर्ल्ड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी, जिसमें गुलामों को खरीदना और बेचना बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की डेट में जैसे बिज़नेस है ना, यूट्यूब चैनल चलाना भी एक तरीके का बिज़नेस है आज की डेट में, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर जो दास जो होते हैं उनको खरीदना और बेचना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये ज़रूर दिमाग में रखना कि खरीदना और बेचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किनका? गुलामों का। स्लेवरी सिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो लेबर के रूप में गुलामों का इस्तेमाल करता था, और ऑफ कोर्स रोमन की इकोनॉमिक के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती थी। इवन मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो सप्लाई था स्लेव का वो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन स्लेव जो थे ना वो सस्ते मिल जाते होंगे, महंगे मिलते नहीं। स्लेव जो थे महंगे मिलते थे उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि जब उन लोगों को पता है कि काम की ज़रूरत है तो राजा काम कभी भी नहीं करेगा, वो अपनी जनता से काम करवाएगा, या कोई घर का मालिक खुद काम नहीं करेगा, स्लेव से करवाएगा। तो स्लेव खरीदना थोड़ा पैसे वाली दिक्कत अगर होती थी तो कोशिश करवाई जाती थी कि ऐसा गुलाम कोई खरीदे जो 14 साल का है, जो 12 साल का है, जो कई सालों तक उसके लिए गुलामी करेगा। इवन यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि स्लेव ब्रीडिंग भी होती थी। दैट मीन जानबूझ के स्लेव से सेक्स करने के बाद बच्चे पैदा करने की डिमांड करवाई जाती थी, ताकि वो कहीं ना कहीं उनका जो बच्चा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको हर तरीके से आने वाले समय तक वो उसका गुलाम बना रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद से माहिष्मती साम्राज्य के कटप्पा वो भी एक तरीके से स्लेव ही थे, जिनकी डायनेस्टी काफ़ी लंबे समय तक गुलाम बनी रही। तो ये एक दिक्कत वाली बात थी। तो स्लेव ब्रीडिंग दैट मीन्स प्रैक्टिस होती थी, मैंने कहा कि अपने पार्टनर के साथ और बच्चे पैदा करने का सिस्टम ये हुआ करता था। स्लेव इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा था उस समय पे, लेबर का इस्तेमाल करा जाता था। मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेबर वॉज फ्री, लेबर वॉज यूज्ड। स्लेव हैड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड एंड मेंटेन थ्रू द ईयर सो दैट प्रूव देम एक्सपेंसिव। मतलब मेन यही है कि स्लेव को बस खाना पीने को दिया जाता था ताकि ऑफकोर्स वो लोग क्या कहते हैं ठीक रहे। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि स्लेव को ज़मीन ट्रांसफ़र करने का और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार था वहाँ पे। तो ऑफकोर्स ऐसा यहाँ पे होता था कि कुछ स्लेव्स को, गुलामों को एक अच्छे लेवल पे काम भी करवाया जाता था बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ही रिकमेंडेड दैट द लैंड ओनर शुड कीप द रिजर्व बैंक स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड टूल्स ट्वाइस एज मैनी दे नीडेड सो दैट द प्रोडक्शन कुड बी कंटिन्यू। मतलब ये लोग जानबूझ के ऐसा भी करते थे कि मतलब गुलामों को ऐसा मैनेजमेंट करके रखना कि बाद में उनका भी काम होता रहे, चाहे उनका बिजनेस के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। तो वर्कर बहुत तरीके के होते थे। एक तो फ्री वर्कर होते थे जो गुलाम की तरह तो काम नहीं करते थे लेकिन पैसा नहीं लेते थे, और एक स्लेव होता था जो पैसा लेगा नहीं, गुलाम की तरह काम करेगा, बस खाने के लिए दे दो। तो दोनों टाइप के होते थे वहाँ पे। वो कहता था कि मतलब इस बंदे ने बताया, इनका नाम कॉलम में है जो भी नाम है इनका, इन्होंने बताया कि उस टाइम पीरियड पे ही रिकमेंडेड दैट द स्क्वाड ऑफ 10 क्लेमिंग इट वाज इजीली टू टेल हु वाज वर्किंग। मेन ये है कि उन्होंने 10 के दोस्तों की सिफारिश की, ये दावा करते हुए ये बताना आसान कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए किसी गुलाम को आपने ख़रीद लिया, तो ख़रीदने के बाद उसने कहा कि आप उनको 10 लोगों को एक साथ काम करवाइए। ये एक खामी का सिस्टम है, मुझे लगता नहीं कि इतना डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ये होगा कि मान लो किसी गुलाम को आपने फैक्ट्री में काम करने के लिए ख़रीद लिया, तो 10 लोगों को आप एक साथ चैन में बांध के उनसे ये बोले कि भाई आप 10 लोग एक साथ काम करेंगे, तो 10 लोगों का भगना बहुत मुश्किल है। 10 लोग कितना क्वांटिटी में काम कर रहे हैं ये भी पता लगाना बहुत आसान है। तो जो बंदा इसका सुपरविजन कर रहा होगा, जो उनके कामों को देख रहा होगा, वो इन स्लेव की गैंग्स को कह सकता है कि उन्होंने इतना काम करा उतना काम नहीं करा। लेकिन ऑफकोर्स ये सिस्टम बहुत बुरा था कि गुलामी प्रथा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना।
तो दोस्तों इस वीडियो के पार्ट में इतना ही है। वीडियो का लास्ट पार्ट आएगा जल्द ही। ईपी फैमिली अगर आप टेलीग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपकी हिस्ट्री को ईजी से ईजी करके लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही है। अगले पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।